आई वॉज स्टेटिंग दैट कॉमनवेल्थ में देखा जाए तो ही इज टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उस कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन। मैं बात करूँ कि इंडिया भी रोल प्ले कर सकता है, विद लार्जर रोल प्ले कर सकता है विद रेस्पेक्ट कॉमनवेल्थ। ग्लोबल साउथ कॉमनवेल्थ में भी है, अकेले यूके बस नॉर्थ के पार्ट है। तो इंडिया कैन बी लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, और एक तरह से उसमें भी लीड कर सकता है यूके एज अ सेकेंड रेट पावर। ऐसे एग्जैक्टली नहीं हो सकते। यूके कैन, यूके सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। यूके फिर ओवरऑल उनके पास बैकिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द कॉमनवेल्थ। तो यू इंडिया लीड कर सकता है कॉमनवेल्थ में ओवरऑल हर एक फील्ड। तो बस यही। नेक्स्ट। रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसेंट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सेंट्रल टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, क्योंकि लेजिटिमेट डिसेंट फ्री स्पीच का पार्ट है और इट कैन नॉट बी कर्ब्ड। For example, court had given direction to enlighten, educate, and police machinery on the concept of free speech and expression guaranteed under Article 19 1A of Constitution. अब क्या उनको पता चलता नहीं कि अब वो लॉफुल डिसेंट है या इंसाइटमेंट है। तो कुशल किशोर, कौशल किशोर वैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि पब्लिक ऑफिशियल टू शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन देयर स्पीचेस। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी कर्टेल एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 19(2). फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री, थ्रेटिंग द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और मोरालिटी। ये सब अगर होगा तब देर कैन बी कर्व्ड, अदर देन दैट इट कैन नॉट बी कर्व्ड। और डिसेंट जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसे डिफरेंट आइडियाज इमर्ज होते हैं और उससे जो पॉलिसी मेकिंग है वो इंप्रूव होता है, इनोवेट होता है। तो पुलिस को क्या करना चाहिए, हर एक स्टेक होल्डर को इंक्लूड करना चाहिए, इवन द लोअर कोर्ट, सिविल सोसाइटी, और ओवरऑल सेंसिटाइजेशन करना चाहिए पुलिस सिस्टम को। कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीट पुलिसिंग, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोकल पुलिस से। सेकंड कि हर एक वीकेंड के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक जो पुलिस स्टेशन के बाद में तो आर्टिकल 19 जो पैम्फलेट हो चिपका सकते हैं कि वो क्या है मीनिंग, और नीचे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिशियल जाए और पुलिस स्टेशन के अंदर में तो बार बार आंख वहां जाए और देखे कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, तो उससे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक महीना बाद इम्बाइब हो जाएगा। तो ये कुछ एरियाज है प्रैक्टिकल जहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट। डेथ फ्रॉम द पल्मोनरी डिजीजेस हाईएस्ट इन लास्ट 7 years, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूशन अप रिस्क। तो अगर डेटा देखा है तो 181, 98, 555 ऐसे था, लेकिन लास्ट ईयर में 886। न्यू दिल्ली का बात हो रही है यहाँ पर। इट इज कॉमन लंग डिजीज कॉज बाय रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन इज अ मेजर रूट कॉज। पेशेंट आर हायर रिस्क ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज। इट इज नॉट क्यूरेबल, क्यूरेबल नहीं है, इसको बस सिम्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं थेरेपी से, ऑक्सीजन थेरेपी, मेडिसिन। तो मिटिगेशन है वो, प्रिवेंशन नहीं है एक तरह से। सीओपीडी कैन इवन बी डेवलप्ड विदाउट स्मोकिंग। अगर आप घर में चूल्हा में आपका फायरवुड यूज होता है तब के कारण हो सकता है, PM 2.5 के कारण हो सकता है, इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ द VOC कंपाउंड के कारण हो सकता है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो 2 to 3 एरियाज आई विल हाईलाइट। फर्स्ट, जो ग्रैप मेजर है वो टेम्परेरी, लॉन्ग टर्म में आपको दिल्ली से स्पेसिफिक है तो इंडिया स्पेसिफिक होगा कि लॉन्ग टर्म में एयर पोल्यूशन में कंट्रोल लाना पड़ेगा। उसके लिए रोड पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल उस पर फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड हो गया कि एफॉरेस्टेशन यूज करना ही है, अर्बन फॉरेस्ट्री या फिर ओवरऑल इंडिया में फॉरेस्ट परसेंटेज है वो बढ़ाना हो। तीसरा कि आप प्रैक्टिकल अगर इंडिविजुअल हिसाब से देखा जाए तो तीसरा कि हर दिन विंडो को कम से कम खोल के रखिए ताकि एयर सर्कुलेशन हो, इंडोर एयर पोल्यूशन कम रहेगा उससे।
चौथा बोल सकते हैं जो भी फायरवुड यूज होता है उसको पूरे चेंज करके एलएनजी और एलपीजी मिला सकते हैं। अब हो भी रहा है सौभाग्य योजना के अंदर। तो ये सब कुछ एरियाज। उज्ज्वला योजना, सॉरी, सौभाग्य। गिग वर्कर सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन। तो when we discuss about the contract job 60% ऑफ ड्राइवर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं 14 आवर्स अ डे। तो देखा जाता है कि उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो लेबर कोड में गिग वर्कर ऐड हुए थे लेकिन उनको वो स्टेटस नहीं मिला था जो एक एम्प्लॉयर को मिलता है और जो एक फॉर्मल इकोनॉमी में मिलता है। बाकी जो सैलरी रेगुलर वेजेस जॉब में इनको नहीं मिलता है। तो इनको एक स्टेटस मिलना चाहिए ताकि जो सोशल सिक्योरिटी हो बढ़ सके। यही हो सकते हैं। और बस यहाँ पे नेक्स्ट। ऐड अप कर सकते हैं, राजस्थान बेस्ड जो मॉडल है, स्टेट मॉडल, उन्होंने लॉ पास किया है गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स की एक यूनिक आईडी होगी जहाँ पे मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू दे कैन रीप ऑल द बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी हो या मिनिमम वेज हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, ऑल ऑफ दैट। एक चीज मुझे पूछनी थी, इसमें स्पेसिफिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी बात हो रही है, तो फिर उसके लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं? गिग वर्कर के लिए कार्ड होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में उनको अटल पेंशन योजना से लेकर के बाकी जो मिलता है सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल वेज अर्नर वो उनको मिलना चाहिए। तीसरा बोल सकते हैं कि जो बिग कंपनीज होते हैं फॉर उबर, ओला, जोमेटो, ये मोस्टली हायर करते गिग वर्कर क्योंकि उनको एक एक मिल जाता है कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो पार्टनर है। पार्टनर शब्द से यूज करके वो पूरा मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम, लेबर कोड सिस्टम को। पार्टनर, यू आर बिकम अ पार्टनर। तो इस पर एक कब होना चाहिए और एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का स्टेटस मिलना चाहिए हायरिंग या फायरिंग में। तो ये कुछ एरियाज। नेक्स्ट। ये एक न्यू टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई है। इट इज कंपैरिजन टू GPT-4 जो चैट GPT-3 और 4 और जेमिनी और गूगल दोनों कंपटीशन में कहाँ पर इवॉल्व हुआ, कैलिफोर्निया में। अब ये डिफरेंट कैसे है बाकी सब चैटबॉट से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन मोर पर्सनैलिटी। चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछते तो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज देता है। और जो पाई है इट इज मोर एंड मोर कंपेनियन टू ह्यूमन, फ्री टू यूज। 6 वॉइस में आता है। काइंड एंड हेल्पफुल, वो फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ इशू होगा या फिर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो हेल्प कर सकता है, एज ए फ्रेंड काम कर सकते हैं। जो चैट जीपीटी होता है वो एज अ फ्रेंड कम, वो एज अ वो काम करता है एक तरह से, डायरेक्शन देता है, एफिशिएंसी बात करता है, वो तरीका बताता है कैसे काम करना है ओवरऑल। ये थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड करेगा, फिर से पूछे क्वेश्चन कैसा दिन था, फिर क्या करोगे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक ह्यूमन। तो मोर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी बेस्ड। तो ये दोनों में फर्क है। टॉपिक ऑफ डिफरेंट डिस्कशन सब चीज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हॉबी, कोडिंग, बिजनेस प्लान, लेकिन पर्सोना वो डिफरेंट रहेगा। यूनिक पर्सोना हर के लिए अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि रोज सुबह मेरे से पूछना चाहिए कि कैसा फील कर रहे हो दिन भर। किसी को लगता है रात को करना चाहिए, तो वो अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा इन्फ्लेक्शन 2.5। अब वो फिर उसी के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है सीख करके आपका पर्सनालिटी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो डिफरेंट है पाई एज कम्पेयर टू अदर चैट। नेक्स्ट। मतलब हाँ, एक और एक बोलना था पहले वाला में कि जो पहले वाला में लिखा हुआ है ना कि इन्फ्लेक्शन 2.5, तो जैसे चैट जीपीटी में जनरेटिव एआई जीपीटी, तो दोनों का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। तो जो ये पाई है ना इट इज बेस्ड ऑन द इन्फ्लेक्शन 2.5 मॉडल जो पर्सनलाइज्ड बेस्ड है, पर्सनैलिटी बेस्ड आपको ओपिनियन रिस्पॉन्स देंगे। जो जीपीटी है जिसके ऊपर बाकी सब पूरे सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल जेमिनी हो गए, GPT-4 हो गए और भी, वो उस पर बेस्ड है।
तो वो एक तरह से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, साइंटिफिक, लॉजिकल चीज देता है। एक ये होता है। तो इन्फ्लेक्शन 2.5 मॉडल, उसके ऊपर एक पाई है कंपनी, इट वाज लॉन्च्ड। मतलब यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि इमोशनल एलिमेंट भी कैसे आप मशीन में या एल्गोरिदम में फिट कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे एम्पैथेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी साथ में इम्पोर्टेंट है। यस। इंक्लूजन ऑफ इमोशंस पे एम्फसाइज हो रहा है। नेक्स्ट, अब फिफ्थ जनरेशन जेट देखा जाए तो अगर ब्रीफ बोला जाए तो वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्रीज के पास फिफ्थ जनरेशन है अभी, करेंटली इन यूज। नहीं, 3 कंट्रीज के पास है फिफ्थ जनरेशन करेंटली इन यूज। यूएस, रशिया, चेकमेट था रशिया का, और सिखोई 55 का था, J20 है चाइना का, और यूएस का F-35 F-22 रैप्टर। ये 3 कंट्रीज के पास है, बाकी सब डेवलपमेंट मोड में। यूके वो भी कर रहे हैं, फ्रांस भी कर रहे हैं, और इंडिया में एमका। तो एमका जो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में क्या फर्क है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फोर्थ जनरेशन है वो एक तरह से बोलेंगे तो जो पायलट है और जो मशीन है उसको इंटीग्रेट करता है फोर्थ जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, पायलट अगर हेलमेट होता है, वो अगर हेलमेट से अगर इस तरफ देखेंगे तो जो वेपन का पॉइंटर उसी डायरेक्शन मूव करेगा जैसे पायलट जिस तरफ देखेंगे। तो इजी टू यूज है मशीन फोर्थ जनरेशन में। 4.5 में थोड़ा स्टेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है। स्टेल्थ मतलब कि रडार में सिग्नेचर कम आएगा, थोड़ा कॉम्पोजिट मटेरियल यूज होगा, कार्बन फाइबर यूज होगा, ताकि रडार में उनका इमेज बहुत कम है। ये सब में चेंज आता है। फिफ्थ जनरेशन में टोटली स्टेल्थ और कम आ जाए। तो जो राफेल है इट इज 4.5 जनरेशन। फोर्थ जनरेशन मिराज है 2000, जैगुआर 2000। सुखोई ये भी 4.5 जनरेशन है, और राफेल 4.5 प्लस। और फिफ्थ जनरेशन अभी इंडिया के पास कोई नहीं है, एम का बात हो रहा है। तेजस जो है वो भी 4.5 है, तेजस भी। तो इसी में लिखा हुआ है कि स्टेल्थ, पहला स्टेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड डिटेक्शन, अवॉइड डिटेक्शन मतलब कि होता है लेकिन बहुत कम रहेगा। दूसरे को लगेगा ये तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन असली में फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरा, फ्यूल्स एंड वेपन्स कंसील्ड रहते हैं, बाहर में फ्यूल वेपन्स नहीं रहेंगे, अंदर में रहेंगे, तो उसके कारण उनको मैन्युअलिटी बढ़ जाता है। इंजन भी रहेंगे G414, इंडिया इंजन बना नहीं सकता तो इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। गैस टर्बाइन रिसर्च इंजन और डायमंड कट, क्योंकि इंजन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पूरा इंजन का मैन्युफैक्चरिंग में अगर बोला जाए, जो इंडिया को प्रॉब्लम होता है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सब उसी में होता है। टर्बाइन बना सकता है, अंदर में जो फ्यूल इंजेक्टर वही बन जाता है, कंबशन चैम्बर भी बन सकता है, सब चीज बन सकता है। लेकिन जो ब्लेड होता है सामने का और ब्लेड का जो कटिंग होता है वो नहीं बना पाता है, क्योंकि ब्लेड जो कटिंग है इट शुड बी ऑफ दैट कंपोजिट मटेरियल दैट इज वेरी रेजिस्टेंट टू हीट, उसका एक्सपेंशन भी नहीं कम हो, बहुत मिनिमम हो, और फ्रिक्शन भी बहुत कम हो। तो वो उस उस हाई लेवल ऑफ प्रेसिजन चाहिए ब्लेड बनाने में, उसको डायमंड कट बोलते हैं। वो नहीं बना सकते इंडिया। वो फिर 2-3 कंट्री के पास ही है, 4 कंट्री के पास है, यूएस, रशिया, यूके एंड फ्रांस। ये 4 कंट्री वर्ल्ड वाइड जेट इंजन बनाते हैं। इसलिए इंडिया बोल रहा है कि फिफ्थ जनरेशन बनाएंगे, लेकिन जो इंजन रहेगा इट विल बी इम्पोर्टेड यूएस के, जनरल इलेक्ट्रिक 414। जो इंडिजिनस लाइट एयरक्राफ्ट, तेजस 4.5 वॉल्यूम, पावरफुल सेंसर, न्यू वेपन, सब चीज है, उसी में से कुछ कुछ यूज करके आईएमके में डाला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म 4 to 5 years लगेगा लॉन्ग टर्म में। और इट विल रिप्लेस जो MiG-21 और MiG-29 से। MiG-21 मिग जो नाम होता है सुखोई होता है, इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। जो जैगुआर है इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूके। मिराज हो गया फ्रांस। और अगर बोला जाए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डिस्कस, F-22 35 रैप्टर यूएस, चाइनीज का J-20 और सुखोई का, रशिया का Su-57। ये तो ओवरऑल अगर ब्रीफ बोला जाए तो 3 एरियाज है। इंडिया बना नहीं सकता तो इंजन तो इंपोर्ट करेंगे, और एम का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बनने का तो होगा। ऑलरेडी जो प्रोसेस है 4.5 जनरेशन का उसको इंटीग्रेट करेंगे उसमें, और उसको मोर स्टेल्थ कैपेबिलिटी देंगे एम का। नेक्स्ट।
तो ये फ्रूट फ्लाई है, नॉट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन दे सकते हैं कि आरएनए सीक्वेंसी के कारण आप एक लेवल यूज कर सकते हैं, जीन इज एक्सप्रेस्ड, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़े, और दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इतने लेवल पे आप चेंज कर सकते हो जीन को। और फिर भी आई तो वुड लाइक टू ऐड, एक तो इसमें पार्थेनोकार्पी का कंसेप्ट आ जाता है, पार्थेनोजेनेसिज्म जो हम बोलते हैं कि फादरलेस रिप्रोडक्शन जो हम बोलते हैं कि एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होता है उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जैसे अगर फ्रूट्स में देखें तो बनाना में होता है ये, और सेम यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ है। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक तो पोलर बॉडीज का कंसेप्ट है, और एक ये डीएनए आरएनए का पूरा समझा रखा है। तो ये प्लीज हम्म, एक्सप्लेन करो। डीएनए दोनों आर में क्या, डबल स्टैंड होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, डाई शुगर बेस होता है। दोनों शुगर, ईच शुगर बेस इज कनेक्टेड फोर केमिकल ATCG। कल जब परसों जब बात करते हैं रिगार्डिंग द जीनोम सीक्वेंसिंग, तो ATCG, तो ए के साथ टी हो सकता है, सी के साथ जी हो सकता है अटैच। तो उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है बेस पेयर। वही कॉम्बिनेशन को अगर आप रेप्लिकेट करोगे डेटा पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, एक ही स्ट्रैंड होता है उनका। और इसमें एटी नहीं होते, यूरासिल होते हैं, CG होते हैं। तो रिसर्चर ओवर द इयर्स हैव अंडर एक्सप्रेस द काउंटर पार्ट टू लेवल्स इन डी। तो एक्स का बात कर रहे हैं, उसमें चेंजेस करने से आप सेक्स ए सेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेक्निकल है जरूर, आई थिंक, क्योंकि बस एक डेटा बोल सकते हैं मेनी स्पीसीज ऑर्डिनरली रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, लेकिन इसको फादरलेस रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है विथ रिस्पेक्ट टू साइंस। नेक्स्ट, इसमें बात है मैपिंग ऑफ द ब्रेन, द न्यूरॉन इन ब्रेन। और Shik, I would just like to add up कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे नेचुरली हमें पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्गे वहाँ पे होते हैं। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स भी है, फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लीस है, स्कॉर्पियंस हैं, कुछ ऐसी बीज भी है, पैरासिटिक वॉस्प भी है। और जो वर्टिब्रेट्स है किन में देखने को मिलता है, फिश कुछ ऐसी स्पीशीज है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी देखने को मिलता है, लिजर्ड्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कनेक्ट टू मैप ऑफ द ब्रेन। इसमें बात होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ connection synapses between neurons in brain or electric chemical signals that is sent, that say, signals the neurons send and receive। ठीक, बस यही बोल रहे हैं कहाँ कि का। जैसे ब्रेन जो है फॉर एग्जांपल, एक तो वो पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमें देखने को मिलता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बाकी कनेक्टोम है, ब्रेन मैपिंग की जा रही है टू स्टडी दी कैसे ब्रेन फंक्शन करते हैं। तो ये हमें कहाँ हेल्प कर सकता है, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज को स्टडी करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डेवलप मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड ड्रग्स। नेक्स्ट, बैंगलोर से रिलेटेड बात करते हैं तो बेंगलुरु लेक था, इट वाज रिक्लेम्ड। उसके साथ साथ जो रिवर्स थे, इसमें वेस्ट डिस्पोजल किया गया था। डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट लेक्स, कितने हंड्रेड्स ऑफ लेक्स थे दैट वर रिक्लेम बाय द रियल एस्टेट सेक्टर। ओवरऑल सप्लाई, ओवरऑल डिमांड बढ़ते गया वाटर का, और धीरे धीरे 6.7 8.7 मिलियन जो पॉपुलेशन है अभी, 12.6 मिलियन, 1 करोड़ 26 लाख पॉपुलेशन बेंगलुरु का, इट इज प्रोजेक्टेड। उसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया। और अभी हाल फिलहाल में देखा गया, कल ही जो था, कि हाई सोसाइटी, रिच सोसाइटी, वो अब जा रहे हैं लोकल होटल में, अब वहां के वॉश बेसिन यूज कर रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, बोल रहे कि आप मत नहाइए 3-4 दिन तक। ऐसा वहां पर हो रहा है अभी। तो ये दिखाते हैं कि वी नीड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कैसे कर सकते हैं, तो 3 एरियाज है। फर्स्ट, रिक्लेमेशन ऑफ द लेक्स, लेक्स में रीडेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा,
जो सीजनल लेक और पेरिनियल लेक है उसमें डिस्टिंक्शन होना चाहिए। पेरिनियल लेक है उसको कनेक्ट कर दिए, लिंकिंग ऑफ द लेक्स, इंटरलिंकिंग ऑफ द कैनाल बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स। अर्बन फॉरेस्ट्री, थर्ड हो गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज ऑफ द एक्वीफायर। ये 3 एरियाज है। और फिर फोर्थ कि बिहेवियर चेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द पीपल, कि आप कम पानी यूज करें, आप वेस्ट नहीं करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपके रूफ टॉप वेट वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। साथ ही साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बॉन्ड के हिसाब से बनाया जाए, और जितने परसेंटेज है अभी ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पर उससे आधा कर सके। तो एक एरिया। और बस टेम्पल्स अगर हम देखें बेंगलुरु में कौन से टेम्पल फेमस टेम्पल, तो एक तो है धर्मरिया स्वामी टेम्पल जो कि वन द ओल्डेस्ट और फेमस हिंदू टेम्पल्स हैं, और एक है हलसुरा सोमेश्वरा टेम्पल। इट डेट बैक्स टू द चोला पीरियड, एंड जो मेन डीटी है दैट इज शिवा। हम्म, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब बात होता है कि एक गुजरात, उसमें मॉडल जब बात करते हो अमूल फेमस है। वो एक तरह से मिल्क प्रोडक्शन में वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिया में, ब्रांड है अलग से, वो एक सक्सेसफुल मॉडल है विद कोऑपरेटिव। अब वही चीज अमूल है मिल्क में। अब ऐसा नहीं कर सकते कि वो यूरिया में कर सकते, यूरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायो सीएनजी आउटलेट है, इट इज बिकमिंग, इट इज बिलोंगिंग टू द बनाकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। वो क्या करते हैं कि जो भी फार्मर्स है उनके जो काउ डंग है वो लेते हैं और बायोगैस प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। वहां पर जो मीथेन होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन कॉजेज लीडिंग टू प्रोड्यूशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन। एनएरोबिक के कारण मीथेन प्रोड्यूस होता है, और मीथेन के कारण जो सीएनजी एक तरह से हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल जो 200 क्यूबिक मीटर ऑफ रॉ बायोगैस इट कंटेन्स अराउंड 55 to 60% ऑफ मीथेन, 30 to 45% ऑफ CO2 और 1% हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये ऑर्गेनिक डिवीजन है इन द मीथेन। एंड प्रोडक्ट जो मीथेन बनते हैं, जो नीचे बच जाते हैं उसको मीथेन, आप क्या फायदा होगा पूरा डेयरी सेक्टर में कि जो आप मिल्क को भी यूज कर सकते हैं, जो काउ डंग और काउ यूरिन है उसको फिर जीवामृत नेचुरल फार्मिंग यूज कर सकते हैं, जो काउ डंग है उसको यूज करते हैं बायो सीएनजी में, और जो नीचे बच जाता है उसको यूरिया में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बी सेल्ड। बायो फर्टिलाइजर डेयरी इट इज प्रोड्यूस्ड करेंटली, जो यूनियन था वो 10 टन रोज बना रहे हैं अमोनियम सल्फेट। तो जो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द डायमंड डीएपी या फिर यूरिया है, इसमें जो कमी आता है या फिर इंडिया सेल्फ रिलायंस नहीं है, तो इसके एक मॉडल के कारण सेल्फ रिलायंस बन सकता है। और सामने में आउटलेट भी खोल दिया गया है, बानास बायो सीएनजी एक तरह से, और जो भी सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन है वो एक हेल्प करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मॉडल है एक देखा जाए तो, ऑल्टरनेटिव मैनी राइट। एलपीजी सिलेंडर के लिए ऑल्टरनेटिव भी है, यूरिया के लिए भी ऑल्टरनेटिव है, और दूसरा जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं कितने महंगे रहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव है। 3 चीज के ऑल्टरनेटिव, और सभी चीज हेल्प करेंगे टू बिकम इंडिया सेल्फ रिलायंस कंट्री। दूसरा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरफ जाओगे, और तीसरा होगा कि एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन और इनकम मिलेगा फार्मर्स को, सिर्फ और सिर्फ कैटल को यूज करने से, मिल्क के अलावा। तो बायो प्रोडक्ट जो है उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। तो ये बायोगैस फ्यूल पर प्लांट। फर्टिलाइजर, तो काऊ, और हाँ एक सेकंड बोल देना फिर। और डेयरी सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर को हम लोग सिर्फ डेयरी सेक्टर नहीं देखे उसको, उसको ऐसे भी देख सकते हैं फ्यूल प्लस फर्टिलाइजर सेक्टर। वी कैन राइट दिस इन द पावर स्टेटमेंट, अगर डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है तो उसको हम लोग हमेशा देखते हैं मिल्क से देखते हैं, नहीं मिल्क भी नहीं है, वो फ्यूल प्लस फर्टिलाइजर भी है। तो ये ऑल्टरनेटिव तीन मॉडल। कर सकते हैं ना औशिक, न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। हम्म, तो ओवरऑल डेयरी सेक्टर क्रेटर विल क्रेटर टू इंडियाज नीड फॉर द फ्यूल फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिशन, ऐसे करके वी कैन स्टार्ट। तो तो बायोगैस प्लांट की बोल। वर्किंग, हाँ वर्किंग अगर बताएं तो इट इज यूनिट विच कन्वर्ट्स
ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर ओनली, जिसको लिविंग बायोमास भी बोलते हैं, इनटू यूजफुल गैसियस फ्यूल। तो इसमें दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो फ्यूल बनता है। तो गैसियस फ्यूल है, बायोगैस है नेम ही। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे अभी हमने मेंशन किया, विच इज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि स्लरी की फॉर्म में मिलता है। तो मोस्ट कॉमन फीड इसको यूज भी किया जाता है, फैमिली साइज बायोगैस प्लांट्स एज कैटल डंग। इंडिया में अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं बायोगैस प्लांट्स की, तो इट इज क्लोज टू 12 मिलियन फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इंडिया में हम इसी को प्रमोट कर रहे हैं, फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स। एंड we are also running a biogas program by the Ministry of New and Renewable Energy. So it is the National Biogas and Manure Management Program. यहाँ पे भी हमारा टारगेट है ये फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स हमें सेटअप करने, एंड इट इज बीन रनिंग सिंस 1981। और इंडिया में टोटल कितने अभी फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स हैं जो हम सेटअप कर चुके हैं, तो 4.3 मिलियन ऑलरेडी दे आर वर्किंग। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स एजेंसीज हैं, दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम। और इसके अलावा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इम्पोर्टेंट है मुंबई में, विच इज बेस्ड, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड सब्सिडी प्रोग्राम इज ऑल्सो बीइंग रन। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें, इंडिया में एक इंडियन बायोगैस एसोसिएशन भी है। तो उनका क्या मेजर मिशन है, तो पहला तो अवेयरनेस इंक्रीज करना बायोगैस के बारे में, दूसरा रिसर्च प्रमोट करना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रमोट करना, थर्डली बिजनेस सिनेरियो को और इम्प्रूव करना थ्रू कंड्यूसिव पॉलिसीज, एंड सेटअप 5,000 न्यू कमर्शियल बायोगैस प्लांट्स बाय 2024। तो इंडिया का ये पहला नेशन वाइड और प्रोफेशनल बायोगैस एसोसिएशन है, जिसमें ऑपरेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लानर्स साथ में वर्क कर रहे हैं। तो इनका मोटो है प्रोपगेटिंग बायोगैस इन अ सस्टेनेबल वे, तो Yes. वर्क विद एनजीओज एंड ऑल ऑफ दैट। बॉडी कैसी स्टैट्यूटरी या क्वासी जुडिशियल लगे? ये नॉर्मली होंगे, इसके बारे में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होगा वर्क उनका, ऑटोनोमस बेस्ड। नेक्स्ट, सफारी पार्क। सफारी एक तरह से बोला जाता है कि एक C2 कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज है। तो सुप्रीम कोर्ट है रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर सफारी कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अब लेकिन बोला गया कि सफारी सिर्फ और सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है कि ऑर्फन टाइगर है, इंजर्ड टाइगर, कॉन्फ्लिक्ट टाइगर, लेकिन आप बना सकते हैं सफारी नॉर्मल टाइगर्स के लिए भी। तो इसमें दो, अब कौन करता है, क्या प्लस है क्या नेगेटिव है, वो तीनों देख लेते हैं। पहली बात है कि इट इज नॉट डिफाइंड अंडर द WPA एक्ट, और इट इज कंसिडर्ड अंडर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो डिसाइड करते हैं कि सफारी कहाँ बनना चाहिए, जू कहाँ बनना चाहिए। NTCA गाइडलाइन स्टैब्लिश करते हैं टाइगर सफारीज के लिए फॉर द इंजर्ड ऑर्फन टाइगर। और सेंट्रल जू अथॉरिटी, इट हैज द पावर टू सिलेक्ट द एनिमल्स। सेंट्रल जू अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, WPA एक्ट 1972 के अंदर में स्टैब्लिश किया गया। NTSA भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, WPA एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में उसमें भी स्टैब्लिश किया गया। तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी 2005 वाली बॉडी का नाम क्या बताया? NTCA, उसमें अमेंडमेंट किया था ना WPA के अंदर में, तो NTCA को स्टैब्लिश उसमें किया गया था विथ अमेंडमेंट इन द WPA एक्ट 1972। सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द WPA एक्ट 1972। ये बोलते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी बोलते हैं कि उनके पास पावर होता है ट्रांसफर करना, और सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है कि जो इंजर्ड है, वाइल्ड टाइगर के लिए भी है। तो प्लस पॉइंट क्या है, पहली बात है कि क्या होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो बफर जोन क्रिएट करने के लिए बन सकते हैं। लोकल लाइवलीहुड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज, उससे क्या होगा कि सफारी पार्क होगा, लोग आएंगे, टूरिज्म, इको टूरिज्म बढ़ेगा, तो जनरेशन ऑफ मनी होगा। वो मनी कैन बी यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एज वेल एज फॉर द लाइवलीहुड फॉर द लोकल्स। काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि सफारी बढ़ने से ओवरऑल टाइगर का पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इन ब्रीडिंग के कारण उनका जेनेटिक डिजीज बढ़ जाएगा, क्योंकि होमोजाइजेशन ऑफ द स्पीसीज के अंदर में हो सकता है। दूसरा कि ये एक वन साइज फिट अप्रोच हो जाएगा कि हर बार अगर टाइगर को इनक्लोज में रखो
क्या जरूरत है फिर बाकी टाइगर रिजर्व का, फिर तो इंक्लूज में रखना है। तो एक इस पे क्वेश्चन उठता है, कैप्टिव एनिमल विल बी कैप्टिव एनीवेयर। कैप्टिव वो वाइल्ड नहीं कहलाएंगे, फिर वो कैप्टिव कहला जाएंगे एक तरह से, वो वाइल्ड नहीं कहलाएंगे। तो वाइल्ड अगर नहीं कहलाएंगे तो इसका मतलब उनका जो जेनेटिक लॉन्ग टर्म जो रिपरकेशन है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरा बोल सकते हैं कि सफारी बढ़ने से टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी में क्या है कि उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर सफारीज भी है जो हेल्प करते हैं लोकल लाइवलीहुड, कंस्ट्रक्शन होता है, वॉल्स कंस्ट्रक्शन और फिर रिसोर्ट भी बनता है। तो दोनों एक प्लस है माइनस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इस पर फोकस ज्यादा नहीं करना है, मतलब हर बार ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं। और फील होता है कि भाई रूटीन फीचर इसको हर बार टाइगर सफारी बना दें, क्योंकि फायदा होता है सरकार को, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, लोकल डेवलपमेंट भी होता है इसलिए। लेकिन रूटीन फीचर नहीं होना चाहिए टाइगर सफारी, इट शुड बी मेड अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। टाइगर रिजर्व पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। जब टाइगर रिजर्व का 100% कैपेसिटी पूरा हो जाता है तब आप फिर बनाइए टाइगर सफारी पार्क। तो ओवरऑल ये था, वी हैव डिस्कस दिस वन। नेक्स्ट, इनकम टैक्स से रिलेटेड ये कि टैक्स मिसमैच के कारण वो उन्होंने ईमेल और एसएमएस दिया, तो ये दिखाता है कि कैसे अकाउंटेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, कि आपको बता रहे कि आप टैक्स पे करिए, ईमेल भी देते हैं और आपको ई कैंपेनिंग भी करते हैं फॉर So टैक्सेशन। I would just like to add up यहाँ पे CBDT जो है Central Board of Direct Taxes, it is a statutory body made under the Central Board of Revenue Act 1924, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में बना दी गई थी, और इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इससे पहले इसके पास दोनों फंक्शन थे, डायरेक्ट टैक्सेस के भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वी हैड दी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक सेपरेट बॉडी, और वैसे ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बोला जाए गोल्डन लंगूर, इंडिया में 7,300 गोल्डन लंगूर है, और कलर से पता लग सकता है गोल्डन लंगूर है। इट इज एंडेमिक टू द स्टेटस वेस्टर्न। एंडेंजर्ड है इनका। हाँ, इंडेंजर्ड है और इंडेमिक है, इसलिए इंडेंजर्ड। इंडेमिक कहाँ का, आसाम रीजन, नॉर्थ ईस्ट में, भूटान, आसाम, इंडिया। मानस रिवर उसी एरिया, सकोस्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर उसी इलाके में रिस्ट्रिक्टेड है। और दूसरा इंडेंजर्ड स्पीशीज बता दिए, एंडेंजर्ड है डब्ल्यूपी एक्ट में शेड्यूल 1 में, और साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में। साइट्स मतलब जो इलीगल ट्रेड में काम एक तरह से रेगुलेट करते हैं, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। और दे आर तो ऑल्सो गोल्डन, फाउंड इन रेमोना नेशनल पार्क। रेमोना नेशनल पार्क आसाम में ही लोकेटेड है, बोडोलैंड रीजन में, और इट इज कंसिडर्ड एज मैस्कॉट ऑफ द बोडोलैंड रीजन ऑल्सो, गोल्डन लंगूर। अब अगर बात हुआ कि mRNA डिस्कस स्पेशलाइज सिलेंडर, क्योंकि स्टोरेज का इशू होता है विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल भी है और सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए, स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कंपोजिट मटेरियल यूज करें जो स्टोर कर सके, क्योंकि प्रेशर कितना होता है, 3600 PSI, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, 100 टाइम्स ज़्यादा। तो क्रम्बल कर सकता है स्टील, नॉर्मल स्टील, उसके लिए अलग से कंपोजिट मटेरियल होना चाहिए। तो ये बात हो रही है इस पर। तो हर जगह सिलेंडर टेस्टिंग मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोलाइजर, प्रोटेक्शन फॉर द हाइड्रोजन, सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सब मैटर करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इंडिया ने साइन किया ट्रीटी, ऐसा ट्रीटी जिसमें कमिटमेंट है, बाइंडिंग कमिटमेंट टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया, 1 मिलियन जॉब। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। फिर इंडिया विल गेट 100% मार्केट एक्सेस फॉर नॉन एग्री प्रोडक्ट। इंडिया इज ओपन ऑफ ऑल द एग्री प्रोडक्ट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इंडिया के फार्मर्स जो है वो सेंसिटिव रीजन है, और फार्मर्स प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का स्टैंड हमेशा से रहा है। पीएलआई स्कीम सेवरल एरियाज में, फार्मास्यूटिकल, प्रोसेस फूड, मेडिकल डिवाइसेज, डेयरी, सोया, कोल एक्सेट्रा सब में। वाटरशेड मूवमेंट है बैलेंस ट्रेड के लिए। एक बार रोशनी इसको बताना कि इंडिया ने बाइंडिंग कमिटमेंट की ट्रीटी की है किसके साथ, मतलब एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन,
4 नेशन है उसके अंदर में, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein, LIECH। आयरलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है। इट इज स्विट्जरलैंड और LICHT। ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोकेटेड है, लैंडलॉक्ड रीजन है। छोटा कंट्री, बहुत रही। एक्सेस थी इसमें 100% एक्सेस ऑफ नॉन एग्री प्रोडक्ट्स। नॉन में, हाँ, और बाइंडिंग कमिटमेंट पहली बार है इंडिया में, आज तक कभी नहीं किया कि नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट का 15 साल के अंदर में बोल्ड इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, $100 बिलियन बाइंडिंग कमिटमेंट है ये साइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट वाटर शेड मूवमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल ट्रेड, R&D, सब में एक तरह से होगा बस। ठीक है। नेक्स्ट IR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन वंदे भारत, कोरोना क्राइसिस में 2.717 लाख फ्लाइट्स यूज किया गया। ऑपरेशन राहत यमन में, गंगा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट 18,000 बुलाया गया, और ऑपरेशन कावेरी सूडान, डायरेक्ट PT क्वेश्चन। एक बार आप दोबारा से रिपीट कर दो, ऑपरेशन वंदे भारत, कोविड। विल डिस्कस इन नेक्स्ट लिंक। थैंक यू।